सभी दोस्तों को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से जुड़ी हुई एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम अब तक अपनी 3 लेक्चर पूरी कर चुके हैं। उसी क्रम में यह हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम आज भारत के संविधान के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, इसके बारे में यह हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम संविधान के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों की चर्चा करेंगे जो भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जिसमें बालक थोड़े ट्रबल की स्थिति में होते हैं। लेकिन आज अगर आप इस लेक्चर को ठीक तरीके से पूरा करते हैं, अगर इसके नोट्स बनाते हैं, तो आप जाकर एग्जाम में एक कंफर्टेबल स्थिति में होंगे। और आप मेरे इस कंटेंट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, अगर आप पिछले पेपर आपने कभी कोई एग्जाम दिया हो, ठीक है, या फिर आप फ्यूचर में देने वाले हैं, तो आप पुराने पेपर्स के आधार पर इस चीज़ का निष्कर्ष लगा सकते हैं कि हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। या फिर आज की डेट में जो CGL का एग्जाम हो रहा है, उसमें ये पॉलिटी के क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको मिलते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ मैं ठीक ट्रैक पे जा रहा हूँ। देखिए, मैंने एक बार आपको फिर भी बताइए, चाहे आप UPSC का कुछ क्वेश्चन पेपर देखें, UP PCS का देखें, MP PCS का देखें, बिहार PCS का देखें, SSC CGL देख लो, CPO, CHSL, इवन कोई भी कॉन्स्टेबल का एग्जाम हो या जुडिशरी का एग्जाम, अगर जहां भी पॉलिटी पूछी जाती है तो आपका यहां से निश्चित ही सवाल होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम पिछले लेक्चर में संविधान सभा के गठन के बारे में बात कर चुके थे, तो थोड़ा सा मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ कि दुनिया में जो सबसे प्रथम संविधान सभा जो बनती है, जो संविधान का विचार आता है, वो सबसे पहले जो विचार आता है वो इंग्लैंड के समानतावादी लोगों के बीच में आता है कि हाँ जी, कोई संविधान नामक चीज होनी चाहिए जो राज्य के और व्यक्ति के बीच में संबंधों का निर्धारण कर सके। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट हो जिसमें लोगों के अधिकार हो और सरकार के कार्य हो, मतलब एक सीमित सरकार के बारे में जहाँ पर बात करी जाए। लेकिन व्यवहार में पूरी दुनिया में प्रथम बार USA और फ्रांस में अपनाया गया ये जो विचार है, मतलब संविधान का। तो भारत में आप देख लेते हैं संविधान सभा की मांग के बारे में। आखिरकार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, जो हम बोलते हैं संवैधानिक विकास, वो क्या है? संविधान की तो मांग कर रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा अधिकारों की बात, स्वराज्य, अपना राज्य, हमारे जो नियम है, कानून है, हम खुद बनाए, अपनी कंट्री को हम खुद गवर्न करें। तो सर्वप्रथम जो संविधान की मांग होती है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये बात आती कहाँ से निकलती है। तो एक बार 1895 में माननीय बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसमें हम स्वराज्य की मांग कर रहे हैं। स्वराज मतलब खुद का, सेल्फ गवर्नमेंट की जहां पर हम बात कर रहे हैं। तो अनौपचारिक रूप से ये प्रथम प्रयास था जहां पे हमारे संविधान की सभा की मांग जो है उसका दर्शन दिखाई पड़ता है। लेकिन यह जो विचार है सर्वप्रथम जो आता है, वो एक हमारे नेता है M.N. रॉय, वामपंथी आंदोलन के, इन्हें प्रेरणा भी बोला जाता है, मतलब स्टार्टिंग वामपंथी आंदोलन की मानवेंद्र नाथ, ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं 1934 में कि हाँ जी, ये जो विचार है संविधान का कि हमारे लिए भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए 1934 में। ठीक है, उसके बाद 1935 में हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में लड़ रही है, ठीक है, वो प्रथम बार आधिकारिक रूप से इस मांग को रखते हैं 1935 में कि हाँ जी, हमारे लिए एक संविधान सभा ब्रिटिशों द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करी जाए। ठीक है, एक संविधान सभा हो जो हम अपने देश का संविधान बनाए, जिसके आधार पर हमारे देश का शासन चले। लेकिन 1938 में सर्वप्रथम नेहरू जी एक बात बोलते हैं कि जो भारत की संविधान सभा होगी, ठीक है, वो क्या होगी? वयस्क मताधिकार के आधार पर बनी होगी, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जैसे आज की डेट में हम 18 साल के हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वोट दे सकते हैं। तो उसी प्रकार उस टाइम जो भारत की संविधान सभा बनेगी वो कैसी होगी? वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगी, और जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब ब्रिटिश का, किसी भी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, जो हमारी संविधान सभा है ये बनती किस पे है, मतलब ऐसा कौन सा कमीशन था? तो जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसके आधार पर भारत की संविधान सभा गठित की जाती है। और जुलाई-अगस्त 1946 में इसके लिए चुनाव होते हैं कि हाँ जी, कौन कौन सा मेंबर संविधान सभा में बैठेगा। और नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। अब देख लेते हैं कि हमारी संविधान सभा में ऐसी क्या विशेषताएं थी, ठीक है, जो बनती है। अब देख लेते हैं, तो हमारी जो संविधान सभा स्टार्टिंग में बनती थी, ठीक है, उसमें जो कुल सदस्य थे वो थे 389। कितने थे? 389 इसमें मेंबर थे। ठीक है, अब वो 389 थे कैसे? 296 जो मेंबर थे वो कौन थे? वो ब्रिटिश भारत से लिए गए थे।
ब्रिटिश भारत को उस टाइम पे 11 प्रांत होते थे। तो ये जो 296 मेंबर है वो 11 प्रांतों से यहाँ से लिए जाने वाले थे, ठीक है, और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से लिए जाने वाले थे। ये कैसे थे? ये निर्वाचित थे, मतलब ये इलेक्ट होने के आने थे, इनको चुना जाना था। किनके द्वारा? जो वहाँ की प्रांतीय असेंबलियां थी उनके द्वारा इनको चुना जाना था। जैसे मान के चलिए आज की डेट में भारत की जो राज्यसभा है उसमें जो मेंबर आते हैं, जो विभिन्न राज्यों की जो हमारी विधानसभाएं हैं उनमें वो चुने जाते हैं, मतलब उनकी वोटिंग होती है, उनके आधार पर उनका वह निर्वाचन होता है। तो उसी प्रकार ये जो ब्रिटिश भारत से जो चुनकर आने थे 296, ये कौन से थे? ये वहाँ की जो विधानसभाएं थी, जो प्रांतीय असेंबलियां थी, उनके द्वारा चुनकर आने थे। और ये 93 जो मेंबर थे ये कौन से थे? ये देसी रियासतों से आने से, जहां पर राजा महाराजा थे। तो 93 मेंबर इनके चुने आने थे। और क्या था? ये मनोनीत होकर आने थे। मनोनीत मतलब वहां का राजा, जो भी जहाँ की रियासत थी, वो राजा अपना मेंबर को मनोनीत करता है, हाँ जी हम अपनी तरफ से इसको भेज रहे हैं, वो आ जाता, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में होता क्या है कि देसी रियासत के जो प्रतिनिधि हैं ये यहाँ पर आते हैं, लेकिन बाद में ये शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम 296 का बाइफर्केशन टेस्ट। देखिए जो 292 है वो कहाँ से आने थे? 11 ब्रिटिश प्रांतों से। और जो 4 थे इनमें से ये आए थे मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से, जो कि दिल्ली था, अजमेर मरवाड़ था, कुर्ग था और बलूचिस्तान। ये जो 4 जगह, ये 4 जो मुख्य आयुक्त थे जिन्हें बोलते हैं हाई कमिश्नर, यहाँ से ये आने थे। और जो 11 ब्रिटिश प्रांतों से आने थे ये 292, ये कौन से थे 11 ब्रिटिश प्रांत? देखिए बिहार से 36 आने थे, सेंट्रल प्रोविंस सिक्किम से आने थे, मद्रास से आने थे 49, बॉम्बे से आने थे 21 संयुक्त प्रांत सबसे ज्यादा आते हैं हाईएस्ट, जिसे हम आज की डेट में अपना उत्तर प्रदेश बोलते हैं। तो 55 यहाँ से आने थे संयुक्त प्रांत से। पंजाब से आने थे, सिंध से आने थे, बंगाल से आने थे 19, असम से आने थे। असम से सबसे कम है लोवेस्ट। देखिए ये डाटा आपको कहीं मिलने वाला नहीं, ये मैंने इंटरनेट पे से निकाल के लाया हुआ, ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा गौर करिएगा, क्योंकि वनडे एग्जाम में कोई फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है। उड़ीसा से आते हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से ये आते हैं, जो हमारा पाकिस्तान वाला हिस्सा था आज की डेट में। इससे देखिए अब 296 जो ये हैं ये कहाँ कहाँ से आने वाले थे? ये जो 296 मेंबर हैं जो ब्रिटिश भारत के जो प्रांतों से आने वाले थे, इनमें 208 मेंबर थे वो थे कांग्रेस से, ठीक है। 73 मुस्लिम लीग से चुने जाने थे, 8 थे इनमें निर्दलीय और 7 थे अन्य, जिन्हें हम बोलते हैं अदर्स। बाद में संविधान सभा में जो मेंबर है ये कम हो जाते हैं, क्योंकि भारत का पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हो जाता है। तो पाकिस्तान वाला जो रीजन है, तो पूर्वी आज की डेट में जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं ना तुम्हारा बांग्लादेश, ये वाला जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे उस टाइम पर, और पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में हमारा पाकिस्तान है उसमें से, ठीक है, ये अलग हो जाते हैं। तो ये मेंबर यहाँ से अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी विशेषता कहते हैं। देखिए संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो कैसे होना था? वो अप्रत्यक्ष रूप से होना था। और कहाँ से? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। मैंने अभी क्या बताया था? ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट वोट कर रहे हैं, वहाँ की जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, मान के चलिए आज की डेट में जो उत्तर प्रदेश की असेंबली है, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, वहां से हम राज्यसभा के लिए मेंबर भेजेंगे। चुनेंगे कौन? जो हमने प्रतिनिधि चुनेंगे, हमारे जो विधायक लोग हैं वो चुनकर भेजेंगे, ठीक है। प्रांतीय विधानसभा से हमारे के चलिए उत्तर प्रदेश से भेज रहे हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा अपने भेज रही है, ऐसे करके जो ब्रिटिश भारत की स्टाइल पे 11 जो प्रांत थे वहां से ऐसे ही चुन के आने थे। तो कैसे आने थे? अप्रत्यक्ष रूप से, ना कि डायरेक्ट जनता द्वारा ही चुने गए थे। इसी बात पे क्रिटिसिज्म होता है भारत की संविधान सभा का कि जो प्रतिनिधि थे ये एलीट क्लास के थे, मतलब कुछ ही वर्ग का ये प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। और अगली विशेषता क्या थी? हमारी जो संविधान सभा थी वो क्या थी? बहुदलीय निकाय थी। बहुदलीय निकाय का यहाँ से मतलब समझिए। देखिए कांग्रेस एक पार्टी है, वो क्या है? एक दल है। बीजेपी एक पार्टी है, वो क्या है? एक दल है, ठीक है। आज की डेट में सपा एक पार्टी है, वो क्या है? दल है। लोकदल क्या है? एक पार्टी है, वो भी एक दल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आम आदमी पार्टी क्या है? एक दल है। तो ये जितने भी दल हैं, ठीक है, ये क्या है? अलग अलग दल है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? बहुदलीय, मतलब मल्टीपल। तो क्या थी संविधान सभा? हमारी बहुदलीय निकाय थी। अब देख लीजिए और अगला क्या था? तो अनेक समुदाय का प्रतिनिधित्व। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर हिंदू ही थे या मुसलमान लोग ही थे या सिख लोग थे। देखिए जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन मतलब जो हमारे देश में जो निवास कर रहे थे उस टाइम पे, जो भारत की नागरिकता जो ले चुके थे, ब्रिटिश थे, तो उनमें एंग्लो इंडियन का जो प्रतिनिधित्व करते थे वो थे फ्रैंक एंथनी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगा। और जो पारसी समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे पीएच मोदी जी, ठीक है। तो ये सब चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी हो। आगे देखते हैं।
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बालक इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे हमारे, वो पूर्वी बंगाल से चुने गए थे भारत की संविधान सभा। महाराष्ट्र से इनको चुनाव हरा दिया था, इस वजह से ये वेस्ट बंगाल से चुनकर आते हैं। अगर हमको कभी ऑप्शन में मिलता है कि कहाँ से चुनकर आए थे, तो आप इसका अंदाजा लगाते हैं कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और महाराष्ट्र में ही ये राजनीति करते थे, तो महाराष्ट्र से ही चुने गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये कहाँ से आए थे? पूर्वी बंगाल से ये चुनकर आए थे। एक बार PCS में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। अब देखते हैं, देखिए, हर प्रांत व जो देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित करें। देखिए, कोई भी प्रांत है, जैसे आज के मान के चलिए हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं और जो राज्यसभा की सीटें हैं, वो और स्टेट के मुकाबले जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ठीक है। अगर आप किसी और स्टेट में जाते हैं तो वहां पर राज्यसभा की कम सीटें हैं। क्यों? ये क्या है? जनसंख्या के आधार पर है, प्रतिनिधित्व है, ठीक है। तो उस टाइम पर भी मतलब प्रत्येक 10 लाख पर, जैसे 10 लाख की पॉपुलेशन है तो उस पर एक सीट होती थी। तो हर प्रांत में देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या की गई थी? सीटें आवंटित की। और अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर संयुक्त प्रांत से 55 सीटें थी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट, जो आज की डेट में हमारा उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली विशेषता क्या है। देखिए, प्रत्येक जो ब्रिटिश प्रांत को आवंटित जो सीटें की गई थी, उनका निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के आधार पर होगा। जो ये 11 ब्रिटिश प्रांत थे, इनको जो सीटें दी गई थी, इनका निर्धारण कैसे होना था? वो होना था 3 प्रमुख समुदाय। एक इनमें मुस्लिम थे, दूसरा सिख, तीसरे थे सामान्य। सामान्य कौन थे? इनमें मुस्लिम और सिख को छोड़कर सामान्य, ठीक है। सीटों का बंटवारा इस प्रकार से होना था, वरना ये क्या मानते? ये खालिस्तान मांगते सिख उस टाइम पर, ठीक है। तभी से इसकी मांग चली आ रही है। मुस्लिम क्या मानते? ये पाकिस्तान मांग रहे थे। तो इस प्रकार से इनकी भी आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए, एक समग्र भारत बनाने के लिए सीटों का आवंटन इस प्रकार किया। देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन। जो देशी रियासत के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे थे उस टाइम पे, जहां पर राजशाही थी भारत में, तो वो कैसे आने थे? उनको उनका राजा चुनकर भेज रहा था कि हाँ जी, तुम जाइए, तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप जाकर भारत की संविधान सभा में बैठिए, ठीक है। आगे देखते हैं, 9वीं विशेषता क्या? प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चयन प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना। देखिए, अब जो उत्तर प्रदेश की जो प्रांतीय असेंबली है, उसमें से जो मेंबर का चयन होना है, वो चयन होगा कैसे? वो चयन इस आधार पर होगा कि वहाँ के जो समुदाय हैं अलग अलग, जैसे मुस्लिम समुदाय है, हिंदू समुदाय है, पारसी समुदाय है, जैन समुदाय है, तो अलग अलग समुदाय से अपने प्रतिनिधि चुने जाने, ठीक है। उनका चयन वही करेंगे, उस समुदाय द्वारा किया जाए। मान के चलिए जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसका चयन मुस्लिम लोग करेंगे, ठीक है। और वो चयन होता कैसे? वो होता एकल संक्रमणीय मत द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति जिसे हम बोलते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह पद्धति यूज करी जाती है। आगे चल के जब मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आपको पढ़ाऊंगा तो बड़ी आसानी से इन सब चीजों को मैं समझाऊंगा। अभी केवल आप ये समझिए कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर भारत की संविधान सभा में सदस्यों को चुना गया, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान सभा के कुछ और कार्य भी हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में फैक्चुअल रूप से पूछा जाता है। देखिए, 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे हम बोलते हैं तिरंगा, ये स्वीकार किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, 29 अगस्त 1947 को क्या होता है? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी भारत के संविधान की, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसमें 7 मेंबर की कमेटी थी। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति होती है वो कब होती है? 29 अगस्त 1947 को। और भारत की जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग, ये कब कंप्लीट हो जाती है? ड्राफ्टिंग जो कंप्लीट हो जाती है वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो जाती है। और इसी दिन हमारा संविधान अपनाया जाता है, ठीक है। बोलते हैं भारत का संविधान लास्ट में प्रस्तावना पढ़ेंगे, आत्मार्पित, अंगीकृत और स्वयं को क्या किया जाता है? स्वीकृत किया जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो एडॉप्ट जो होता है वो कब होता है? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। आगे देखिए, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में सदस्यता का सत्यापन किया जाता है। ब्रिटिश के जितने भी देशों में कॉलोनियां थी, वो सब लोगों को मेंबरशिप दी गई थी, किसकी? राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने की। तो भारत क्या बनता है? 1949 में ब्रिटिश और जो हमारा क्लब है इसका राष्ट्रमंडल का, इसका भारत मेंबर बन जाता है, जिसका हम सत्यापन करते हैं कब? मई 1949। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? भारत का जो राष्ट्रगान है, जिसे हम बोलते हैं जन गण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को स्वीकार किया जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है। कब?
24 जनवरी सन 1950 को। और क्या होता है, इसी दिन भारत के संविधान पर हस्ताक्षर भी होते हैं। कब? 24 जनवरी 1950 को। और 284 सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना आदत है। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, भारत का जो संविधान है वो कानूनी रूप से लागू हो जाता है। अब आपसे पूछा जाए भारत का संविधान कब लागू होता है, तो कब होता है? 26 जनवरी सन 1950 को। लेकिन भारत के संविधान के इसी दिन सारे सेक्शन लागू नहीं होते हैं। ठीक है, अब देख रहे हमारा जो भारत का संविधान था, जो मूल संविधान था, उसमें उस टाइम पर 22 भाग से 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी। अब देखिए हमारी जो ये संविधान सभा थी, इसकी एक आलोचना करी जाती है एक ब्रिटिश विद्वान है जो कि जॉर्जटाउन, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रेनविच ऑस्टिन। ये हमारे भारत की संविधान सभा के बारे में एक कथन बोलते हैं जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा फेमस होता है, जिसके आधार पर भारत के संविधान का क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। ठीक है, कि जो भारत का संविधान था ना, जो भारत की संविधान सभा थी, वो थी क्या? कांग्रेस, और कांग्रेस ही था भारत। वो ये बात कहते हैं। क्यों भाई? कांग्रेस ही उस टाइम पर लीड कर रही थी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को, और सबसे ज्यादा मेंबर थे। इसे हिंदुओं का समूह भी बोला जाता है। अगर हम भारत के संविधान का क्रिटिसिज्म करते हैं, संविधान सभा का सॉरी, तो इस आधार पर ही वो करते हैं। इस तथ्य आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब संविधान से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य भी आप देख लेते हैं। ठीक, भारत का जो संविधान बनता है 165 दिनों में कुल 11 सत्र आयोजित किए जाते हैं। देखिए सत्र होते हैं, जैसे आज की डेट पे आप देखेंगे, अब क्या है, हमारा मानसून जो सत्र है वो खत्म हो रहा है। हर साल भारत की जो संविधान सभा, भारत का जो संसद है, वो 3 सत्र चलते हैं। एक शरदकालीन सत्र होता है जिसे हम शीतकालीन सत्र बोलते हैं, एक मानसून सत्र होता है, एक ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। तो दो हमें हर साल करने ही करने हैं, लेकिन 3 भी होते हैं। ठीक है, चर्चा के लिए तो क्या है, 11 सत्र आयोजित होते हैं 165 दिनों में, और 114 दिन इनके प्रारूप पर चर्चा होती है। भारत के संविधान के जो प्रारूप है, जिसे हम बोलते हैं ड्राफ्ट पार्ट, उस पर चर्चा होती है 114 दिन। देखिए ये जो संविधान सभा है, इसकी जो पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया। और ये भारतीय संविधान सभा के कौन थे? स्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी आगे चल के बने थे। अब देखिए यहाँ आप एक चीज देखेंगे, 299 में कुल सदस्य थे। अब क्या हो गया, पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो कितने सदस्य बनते हैं? 299 सदस्य बनते हैं, बचते हैं भारत की संविधान सभा में। पहले कितने सदस्य हुआ करते थे? देखिए यहाँ पर 389। अब कितने रह गए? 299 सदस्य रह गए। ठीक है, आगे चलिए। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। भारत का जब संविधान बनता है तो इसमें 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया जाता है और 64 लाख रुपए का इस पर खर्च आता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इस पर कुल समय लगता है भारत के संविधान को बनने में। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, बचपन से आप पढ़ते आए थे। अब देखिए 1951 से 52 तक जो हमारी संविधान सभा थी, जिसे हम उसने क्या किया, तो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है भारत की, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हो जाता है। ठीक है, तो क्या करती है वो अंतरिम संसद के रूप में वो काम करती है 1952 तक। ठीक है, हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में एडॉप्ट किया जाता है। एक हाथी नाम की मोहर बनाई गई, जो हाथी था उसको प्रतीक मोहर के रूप में यूज किया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा। ठीक है, और जो हमारे संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे, जिसे हम बोलते हैं, जिनका नाम था BN राव। ठीक है, ये भारत के चीफ जस्टिस भी रहे थे और इंटरनेशनल जो कोर्ट है ICJ, उसमें भी ये जस्टिस रह चुके हैं। एक चीज बोली जाती है, डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलते हैं कि भारत की संविधान सभा में सबसे जो विद्वान व्यक्ति हैं वो कौन है, डॉक्टर BN राव। और लेकिन BN राव से जब पूछी जाती है कि सबसे विद्वान व्यक्ति कौन थे, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब। कभी भी कोई महान व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं करता है, तो इस बात से इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर अब सही मायने में अगर देखा जाए, ठीक है, तो भारत की जो संविधान सभा थी उसमें ये 2 एलिट माइंड सबसे ज्यादा फेमस थे, डॉक्टर BN राव और डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन कुछ लोग बायस होकर डॉक्टर BR अम्बेडकर ही करते हैं, लेकिन यह आदमी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद डॉक्टर अम्बेडकर साहब इनके बारे में कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति हैं। इनका जो हमें नॉलेज है उसको हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे भारत के संविधान में। अब HVR अयंगार संविधान सभा के कौन थे? सचिव। ठीक है, LN मुखर्जी कौन थे? संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार को नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान सभा के जो चीफ ड्राफ्टमैन थे वो कौन थे? LN मुखर्जी साहब। अब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कौन थे? प्रमुख लेखक। जो भारत का संविधान लिखा गया, जो मूल प्रति थी, उसको किन्होंने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इटैलिक शैली में ये लिखते हैं,
ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैलीग्राफी। मूल संस्करण की सजावट देखिए, अगर आप भारत का संविधान जो खोलकर देखेंगे तो उस पर आप रामायण, महाभारत, बुद्ध, अकबर, पूरी भारत की जो महान परंपरा है, जो संस्कृति है, वो उकेरी गई है चित्रों के माध्यम से। ठीक है, तो उसका जो क्या कहेंगे, हमारे भारत के संविधान की जो मूल संस्करण है उसकी सजावट और उसका जो सौंदर्यीकरण किया गया वो क्या है, शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदनलाल सिन्हा और बीवर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ये सब काम किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके यहाँ गए थे, इनसे जाकर बोले, बड़ी रिक्वेस्ट करी, उसके बाद ये लोग तैयार हुए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, क्योंकि इनकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। आगे देखते, मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित और बीवर राम मनोहर सिन्हा द्वारा जामित और सौंदर्यीकृत अलंकृत किया गया। देखिए, हमारे भारत की जो मूल प्रस्तावना है संविधान की, उसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया, उसको लिखा, लेकिन उस पर जो चित्र उकेरे गए हैं, जो बनाए हैं, वो किसने बनाए हैं, बीवर राम मनोहर सिन्हा द्वारा बनाए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। और जो हिंदी संस्करण है भारतीय संविधान का, उसका जो लेखन है, मतलब जो लिखा गया है, वो किन्होंने लिखा है, वसंत कृष्ण वैद्य जी ने, और नंदलाल बोस द्वारा उसको अलंकृत और जामितीय किया गया, मतलब इस पर जो चित्र बनाए गए। मूल प्रतियां जो है भारत के संविधान की, वो हीलियम के बॉक्स में रखी गई हैं प्रिजर्व करके, क्योंकि कागज खराब होता है। ठीक है, अब देखिए भारत की संविधान सभा की कुछ कमेटियों के बारे में भी बात कर लें। जो मेन कमेटियां थी वो थी आपकी 8 कमेटी, इनके बारे में जान लेते। जो संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। संघीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू जी। और राज्यों के लिए जो समिति थी, मतलब जो राज्यों से समझौता करने वाली समिति, उसके अध्यक्ष भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक चीज यहाँ पर आप देखिएगा, जहां पर भी संघ है तो आप देखना उस पर नेहरू जी ऑप्शन लगाना है आपको, इस चीज से आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, पटेल जी थे। ठीक है, मौलिक अधिकार जिन्हें बोलते हैं फंडामेंटल राइट, अल्पसंख्यकों मतलब माइनॉरिटीज, जनजातियों मतलब एसटी तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसके अंतर्गत जो थी 5 उप समितियां और बनाई गई थी, जिनके अध्यक्ष अलग अलग थे। जो फंडामेंटल राइट के लिए जो उप समिति बनाई गई, मौलिक अधिकारों के लिए, उसके अध्यक्ष थे आचार्य जीबी कृपलानी। और जो अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी जी। और उत्तर पूर्वी सीमांत या एसटी क्षेत्रों, जिन्होंने असम को छोड़कर, वहां के कौन थे, गोपीनाथ बारदोई। और छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, वहां के कौन थे, AV ठक्कर। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो प्रक्रिया निर्माण समिति, भारत का जो संविधान बन रहा था उस टाइम पे संविधान सभा द्वारा, उसकी जो प्रक्रियाएं थी और वो जो नियम थे, उनके लिए जो समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू थे। ठीक है, और जो संचालन हो रहा था जो भारत के संविधान सभा का, उसके लिए कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो प्रारूप समिति, जो कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष। अब देखते हैं कुछ और कमेटियां थी छोटी मोटी, उनके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। जो फाइनेंस, जो वित्त है और कर्मचारी समिति, ठीक है, जो एम्प्लॉयज से जुड़ी हुई समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो क्रेडेंशियल समिति थी, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यय पत्र, इसके थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यारी। ठीक है, हाउस, जिसे हम बोलते हैं आवास समिति, इसके कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज पर जो तदर्थ समिति थी, उसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू। और संविधान सभा के कार्यों पर एक समिति बनी थी, उसके थे GV मावलंकर जी। ठीक है, आगे देखते हैं व्यापार समिति का जो आदेश, एक और थी व्यापार समिति, उसके कौन थे, KM मुंशी। अब देखते हैं भारत की जो संविधान सभा थी, उसकी जो प्रारूप कमेटी थी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके मेंबरों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया जाता है प्रारूप समिति का। इसके सदस्य कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे, तो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड। N गोपाल स्वामी अयंगर वो इसके एक मेंबर थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर वो इसके मेंबर थे। डॉक्टर KM मुंशी भी इसके मेंबर थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी इसके कौन थे, सदस्य थे। N माधवराव ये इसके सदस्य थे। ये कब बने थे, देखिए इनकी जगह पहले थे BL मित्र। इनको क्या हेल्थ की वजह से इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे थे और ये ड्राफ्टिंग कमेटी में आ नहीं रहे थे, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। तो इनकी जगह N माधवराव आपको दे दी गई। और ये एक और थे TT कृष्णाचारी। 1948 में जो दूसरे मेंबर थे BP खेतान, इनकी मृत्यु हो गई, उनकी जगह पर TT कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का मेंबर बना लिया जाता है। अब प्रारूप समिति के सातों मेंबर आपको ध्यान रखनी है और इनका अध्यक्ष ध्यान रखना है। और इसकी जो डेट है 29 अगस्त 1947 को जब इसका गठन किया। देखिए सब कुछ जो है भारत की संविधान समिति का वो क्या है, ड्राफ्ट है।
ठीक है, आज भी सरकार कोई कानून बनाती है तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार करती है, मतलब रफ रूप, और लोगों के सुझाव के लिए उसे किसी पोर्टल पर डालती है कि जी आप इस पर सुझाव दीजिए। मान के चलिए अब इस टाइम पे भारत में एक कानून आने वाला है जिसमें सरकार ने इस टाइम पे जो मुस्लिम लोगों से जुड़ा हुआ है तो उनके जो विद्वान लोग हैं तो उनसे उनके विचार मांगे गए। वो क्या है, ड्राफ्ट अभी दिया है, वो अपने विचार देंगे, उनको सरकार कंसिडरेशन में लेकर उसमें सुधार करेगी अगर जो उनको उचित लगते हैं। अब देखते भारत का जो संविधान का प्रारूप था, जो कि अब मान के चलो संविधान बन चुका है, इसका प्रारूप है, अब इस पर चर्चा होगी। तो इसकी जो पहली चर्चा होती है प्रारूप पर वो होती है फरवरी 1948 में। पहली बार भारत का जो संविधान का जो प्रारूप है वो पब्लिश होता है फरवरी 1948 में। इस पर 8 महीने क्या की जाती है, चर्चा की जाती है और इसमें संशोधन के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, सेकंड प्रारूप कब आता है इसका जो पब्लिश होता है वो अक्टूबर 1948 में होता है कि अब जी दूसरा प्रारूप है। पहला प्रारूप फरवरी 1948 में पब्लिश हो गया, उसके बाद अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप पब्लिश होता है सुधार और संशोधन के माध्यम से कि जी अब इसमें फिर बताइए। जो अंतिम बार जो प्रारूप होता है वो 4 नवंबर 1948 को पेश हुआ और इसी दिन संविधान पर फर्स्ट टाइम पढ़ा गया। संविधान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, एक पेपर में मैंने देखा था कि संविधान पहली बार कब पढ़ा गया, तो देखिए आप 4 नवंबर 1948 को जब संविधान के प्रारूप पर अंतिम बार चर्चा हुई तो ये पढ़ा गया और सभा ने इस पर 5 दिन चर्चा हुई। भारत की जो संविधान सभा थी उसने इस पर 5 दिन चर्चा करी। ठीक है, देखिए अब तक मैंने आपको जितना सब कुछ कराया है, यहाँ तक आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लीगल हिस्ट्री है, जो भारत का संवैधानिक विकास है, उसकी मैंने यहाँ से आपकी पूरी हिस्ट्री सब मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से आपका एक ये जो सेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा सेक्शन है, इसे आप बार बार रिवाइज करिए अपनी कॉपी में लिखिए जिससे ये आपको याद हो जाए। ये आपको पेपर में बहुत ही बेनिफिट दे जाते हैं कि एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन निर्धारित कर सकता है, जो कि क्या पता ये क्वेश्चन पॉलिटी का इनवर्स ही हो। तो आपसे मेरी एक गुजारिश है, आप इसको ठीक से पढ़िएगा, ठीक है, और इसके नोट्स बनाइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।